नमस्कार विद्यार्थियों। नवजात की देखभाल व प्रबंधन के बारे में चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने देखा कि नवजात का किस प्रकार से हम पोषण के द्वारा क्या क्या उसको खिला सकते हैं हम। ठीक है, उसके बाद में हमने उसकी आवास व्यवस्था के बारे में देखा। नवजात की पहचान कि जैसे ही जन्म के पश्चात हम उसको क्या उसकी जो पहचान कर सकते हैं हम। ठीक है, ताकि भविष्य में उसकी पहचान बनी रहे कि भाई ये बछड़ा जो है इस फला गाय का था या इस बुल से पैदा हुआ है, और ये जो गाय है उसका नंबर, एक पर्टिकुलर नंबर उसको दे दिया जाता है ताकि उसका पता हमें लगता रहे। ठीक है, जैसे कि आपके भी रोल नंबर्स होते हैं। ठीक है, उसकी सहायता से पता लग जाता है कि भाई इस रोल नंबर का ये बंदा है। ठीक है, कई बार दो के नाम भी सेम होते हैं तो भी आपको रोल नंबर की सहायता से पता लग जाएगा कि ये पर्टिकुलर रोल नंबर इसी बंदे का होता है। ठीक है, तो एक नंबर की सहायता से हम उसकी पहचान कर सकते हैं। ठीक है, वो नंबर कान के अंदर कुर्की के रूप में या गोद कर या दाग कर उस प्रकार से हम उसके शरीर पे अंकित कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में हमने देखा एक छोटी सी एक मैनेजमेंटल प्रैक्टिस डी बडिंग। डी बडिंग क्या होती है कि सींग रहित पशु को करना है हमें, ताकि बड़े होने पर पशु के सींग ना आए। इसके लिए हम क्या करते हैं, जो सींग जब उगना स्टार्ट होते हैं, उनकी जो कलिकाएं होते हैं, उसी समय उस कलिका को ही हम क्या कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं। अगर वो कलिका ही नष्ट होगी तो वो सींग उगेगा ही नहीं, तो उसको हम डीबडिंग, तो उसके भी हमने विभिन्न प्रकार के तरीके देखे, रासायनिक तरीके द्वारा, गर्म छड़ के द्वारा, इलेक्ट्रिक डीबडर के द्वारा, उनके द्वारा हमें कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट एक और जो नर पशुओं के अंदर बदिया करें, ऐसे नर पशु जो हमारे काम के नहीं हैं। ठीक है, जिनको हमें कल करना है, हमारे समूह से बाहर निष्कासित करना है, जिसे हमें आगे प्रजनन के काम में नहीं लेना, ऐसे पशुओं का हम शुरुआत में ही क्या कर देते हैं, बदियाकरण, ताकि उन पशुओं से बाद में भविष्य की संतति पैदा न की जा सके। ठीक है, तो इसको क्यों किया जाता है, क्या फायदे हैं कि जो नकारा या हम कह सकते हैं आवारा नर पशुओं से भविष्य में कोई संतति पैदा ना हो। ठीक है, अब जैसे हमारे पास में 50 गाय हैं। ठीक है, और हमें बुल तैयार करने हैं उनके लिए। ठीक है, कि भविष्य में उनके लिए बुल तैयार करना है, तो उन 50 गायों में से हम देखेंगे कि कौन सी गाय का दुग्ध उत्पादन सर्वाधिक है। ठीक है, उस गाय के बछड़े को ही हम पालेंगे। ठीक है, जैसे हमारे घर में भी हम जैसे कई बार जैसे 2-3 बछड़ियां पैदा हो जाती हैं और हम चाहते हैं कि हम एक ही बछड़ी पालें, तो ऐसी स्थिति में भी हम सिलेक्शन करते हैं कि कौन सी बछड़ी पालेंगे। उस बछड़ी को पालेंगे जिसकी माँ के दुग्ध उत्पादन जो है वो सर्वाधिक था, उस बछड़ी को पालते हैं। जो दुग्ध उत्पादन यानी उत्पादन की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ हो, उसकी संतान को ही आगे पाला जाता है। तो हमें जैसे 50 है, उनमें से जो तैयार करने हैं, उन 50 में से ऐसा तो है नहीं कि भाई पूरे 50 में 50, मान लो हमारे पास में 25 जो है काफ, मेल काफ पैदा हुए, अगर 50% भी अपन माने तो मेल काफ पैदा हुए, उन 50% में से हमें सिर्फ 2 या 3 जो बुल है वो तैयार करने हैं। इसके अतिरिक्त नहीं, जो बाकी बचे हुए जो 22-23 जो बुल हैं, बुल काफ हैं, उनको हम क्या कर देते हैं, उनका हमें कास्ट्रेशन उनका कर दिया जाता है। ठीक है, तो उनका हम कास्ट्रेशन कर देते हैं उन बुल काफ का, ताकि वो आगे जो है किसी प्रकार की कोई संतति पैदा ना कर सके। ठीक है, इसलिए हम कास्ट्रेशन कर देते हैं। इसके अलावा जो कास्ट्रेशन से दूसरा क्या फायदा होता है कि इससे पशु जो है वो नम्र हो जाता है, डोसाइल, थोड़ा पालतू सा हो जाता है। आप जैसे देखते हैं कई बार हम जो हल जोतने के लिए या गाड़ी जोड़ने के लिए जो काम में लेते हैं, जो नर पशु काम में लेते हैं, वो कैसा होता है, कास्ट्रेटेड होता है। उससे क्या होगा, वो नम्र हो जाएगा, वो ज़्यादा भाग दौड़ करना या ज़्यादा बदमाशी नहीं करेगा, डोसाइल जो है वो हो जाता है इसके द्वारा। ठीक है, तो ऐसे नम्र पशु को इजीली आप कंट्रोल कर सकते हैं। इसके अलावा जो नर पशुओं में कई बार जैसे हम जो मीट प्रोडक्शन के लिए पालते हैं, जैसे कि बकरे हम तैयार करते हैं, तो उनको हम कास्ट्रेट करने से उनका क्या होता है, उनका मांस उत्पादन जो है वो बढ़ जाता है। तो बदियाकरण का
अगला फायदा क्या है कि उनके मांस उत्पादन में वृद्धि होती है। तो जो मांस के लिए जो पाले जाने वाले नर पशु हैं उनका बधियाकरण कर दिया जाता है, उससे क्या होगा, मांस उत्पादन में वृद्धि होगी। और दूसरा क्या है, जैसे कि बकरों के अंदर आप देखते हैं कि उनमें एक पर्टिकुलर यूरिन स्मेल रहती है, यदि हम कास्ट्रेट नहीं करते हैं तो उनके मीट में भी वो यूरिन की स्मेल जो है वो आती रहती है। और यदि कास्ट्रेशन कर दिया जाता है तो वो स्मेल नहीं आती, और यूरिन की स्मेल से जो मीट होगा यूरिन की स्मेल का, वो क्या होता है, लोग बाग डिसलाइक करते हैं, तो ऐसे मीट का जो वैल्यू है वो घट जाती है। इसलिए हम क्या है कि बधियाकरण कर देते हैं। तो ये कुछ फायदे हैं जिनके लिए ये तकनीक अपनाई जाती है, ये प्रबंधन की एक तकनीक अपनाई जाती है। और इसके अंदर जो इम्पोर्टेंट है वो यही है कि जो पशु जिनको हमें आगे रखना ही नहीं है, प्रजनन के लिए नहीं रखना है, उनका हम क्या कर देते हैं, कास्ट्रेशन कर देते हैं, बधियाकरण कर देते हैं, ताकि वो पशु आगे प्रजनन में भाग ना ले सके और ना ही उनसे कोई आगे भविष्य में संतति पैदा हो सके। ठीक है, तो ये इसका मुख्य फायदा होता है बधियाकरण का। अब कौन कौन से तरीके हैं जिनकी सहायता से हम बधियाकरण कर सकते हैं, क्या क्या तरीके। तो जो सबसे पहला जो तरीका है जिसको हम बोलते हैं बर्डिजो मेथड। बर्डिजो मेथड, इस मेथड के अंदर एक उपकरण होता है जिसका नाम है बर्डिजो कास्ट्रेटर। इस प्रकार का उपकरण है वो। ये किस प्रकार का बर्डिजो कास्ट्रेटर एक उपकरण होता है। ठीक है, ये एक उपकरण है जिसका नाम है बर्डिजो कास्ट्रेटर। अब देखिए क्या कहते हैं, ये स्क्रोटम है, वृषण कोष है। वृषण कोष में वृषण जो है यहाँ इस प्रकार से लटके हुए रहते हैं, और जिस संरचना की सहायता से ये लटके हुए रहते हैं उस संरचना को हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड। इसको हम क्या बोलते हैं, स्पर्मेटिक कॉर्ड। ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है इसके अंदर क्या क्या संरचनाएं होती हैं, वृषण को जाने वाली रुधिर वाहिनी, उसकी आर्टरी, वृषण को से वापस रख ले जाने वाली शिरा, वृषण को जो संवेदनांग आपूर्ति करने वाली तंत्रिका, वृषण को जाने वाली लसिका वाहिनी, इसके अतिरिक्त शुक्र वाहिनी, इसके अतिरिक्त ट्यूनिका वेजिनलिस और एक मांसपेशी क्रीमेस्टर मांसपेशी। इस प्रकार से ये 7 संरचनाएं होते हैं। अब क्या किया जाता है, इस बर्डिजो मेथड के द्वारा हम पशु को काबू में करके और ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है इनको क्या कर देते हैं, दबा देते हैं। ठीक है, इनको दबा देते हैं इस प्रकार से, 1 या 2 स्थानों से इसे दबा दिया जाता है। ठीक है, दोनों साइड की तरफ से। और इनके दबाने से क्या होगा, जो रक्त आपूर्ति आ रही थी वृषण को जो रक्त आपूर्ति आ रही थी वो रक्त आपूर्ति क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। और रक्त आपूर्ति बंद होने से क्या होगा, बंद हो जाएगी या हम कह सकते हैं कम हो जाती है। कम होने से क्या होगा, ये धीरे धीरे वृषण क्या होने लग जाते हैं, सूखने लग जाते हैं, और ये सूख कर छोटे हो जाते हैं, और ये धीरे धीरे क्या हो जाते हैं, ये छोटी संरचना सी हो जाती है। अब इससे क्या होता है कि वृषण का जो कार्य है, 2 कार्य होते हैं। एक तो क्या कार्य है, शुक्राणुओं का निर्माण, तो शुक्राणुओं का निर्माण बंद हो जाता है। ठीक है, और दूसरा क्या है, वृषण का कार्य है हार्मोन। कौन से हार्मोन, जो नर जनन हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ये दोनों कार्य ही बंद हो जाते हैं। तो ये पहला मेथड है बर्डिजो मेथड। इसमें इस प्रकार का एक बर्डिजो उपकरण होता है और उसकी सहायता से स्पर्मेटिक कॉर्ड को क्रश कर दिया जाता है, उनको दबा दिया जाता है। 1 या 2 स्थानों से उसको स्पर्मेटिक कॉर्ड को दबा दिया जाता है, जिससे वृषण को रक्त आपूर्ति घट जाएगी और वृषण धीरे धीरे सूखकर छोटे हो जाते हैं। इस मेथड के अंदर किसी भी प्रकार का कोई भी हम चीरा वगैरह नहीं लगाते हैं, किसी प्रकार का कोई रक्त नहीं निकलता है। इसीलिए इस मेथड को क्या कहते हैं, ब्लड लेस कास्ट्रेशन, यानी रक्त रहित विधि। जो कास्ट्रेशन की विधि है वो कहा जाता है इसको ब्लड लेस कास्ट्रेशन। यानी इसमें किसी प्रकार का कोई भी ब्लड नहीं निकलता है, किसी प्रकार का कोई भी हम चीरा नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, ब्लड लेस कास्ट्रेशन कहा जाता है, यानी ब्लड रहित, रक्त रहित बधियाकरण विधि इसको कहा जाता है।
तो ये एक मोस्ट इम्पोर्टेंट विधि है, और जो हमारे बड़े पशु हैं, भेड़ बकरियां, उनके अंदर यही विधि जो है वो कास्ट्रेशन के काम में ली जाती है, बर्डिजो मेथड। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट हम देखते हैं रबर बैंड मेथड। रबर बैंड मेथड, इस विधि में क्या करेंगे हम, ये जो टेस्टिस हैं, वृषण जो हैं, और ये स्क्रोटम में ये स्पर्मेटिक कॉर्ड की सहायता से लटके बैठते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये उपकरण होता है। ये किस प्रकार का उपकरण है, ये आगे से खुलाओ, यहाँ पे एक रबर जो है इसके ऊपर चढ़ा दिया जाता है। फिर जैसे इसको दबाएंगे, आगे की इसकी जो विंग्स हैं, जो पंख से हैं, वो आगे खुल जाएंगे और ये चौड़ा हो जाएगा, और इस रबड़ को यहाँ पे फिट कर दिया जाता है। ठीक है, इस रबड़ को यहाँ पे फिट कर दिया जाता है। जब जो काफ जो है छोटे होंगे, मेल काफ, या जब नवजात होते हैं, उसी समय यहाँ पे जो है वो फिट कर दिया जाता है। इससे क्या होगा, जो वृषण को जाने वाली रक्त आपूर्ति इस रबड़ की वजह से क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और ये धीरे धीरे ये क्या होने लग जाएंगे, सूखने लग जाएंगे, और ये धीरे धीरे छोटे हो जाते हैं, वृषण छोटे हो जाएंगे, और ये जो रबड़ है वो नीचे नीचे स्लिप होके नीचे ऑटोमेटिकली अपने आप नीचे गिर जाता है। तो दूसरा ये मेथड है रबड़ बैंड मेथड। इसमें क्या करते हैं हम, रबड़ बैंड जो है वो डाल देते हैं, उस रबड़ बैंड के दबाव की वजह से स्पर्मेटिक कॉर्ड पे दबाव रहता है, तो वृषण को रक्त आपूर्ति घट जाएगी और वृषण धीरे धीरे सूखकर छोटे हो जाते हैं। मेथड है सर्जिकल मेथड। सर्जिकल मेथड नाम से जैसे स्पष्ट है, इसमें हम क्या करेंगे, सर्जरी जो है वो की जाती है। और देखिए कैसे इसमें करते हैं सर्जरी। ये स्पर्मेटिक कॉर्ड है, ये वृषण कोषों की सहायता से इसे लटके हुए रहते हैं। या तो देखिए इस भाग के ऊपर यहाँ पे दोनों जो वृषण है उनके बिल्कुल बीचों बीच यहाँ पे कट लगाया जाता है, और इस वृषण को खींच के इधर ले आएंगे अपन, और यहाँ से इस वृषण को ऐसे कट लगा के, और यहाँ से इस वृषण को बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार से ये वृषण बाहर निकल गया, और ये जो स्पर्मेटिक कॉर्ड है इसको बांध दिया जाता है। इसको क्या है, लाइगेट कर दिया आपने 2 स्थानों पे, और उसके बाद में इसको काट देते हैं और इस वृषण को पूर्णतया हटा दिया जाता है। ठीक है, इस वृषण को पूर्णतया हटा दिया जाता है। इसी प्रकार से इस वृषण को भी इधर ला के और यहाँ से इसको कट लगा के और इसको भी हटा देते हैं। तो इस मेथड के अंदर हम सर्जरी के द्वारा दोनों वृषणों को काट कर और हटा देते हैं। ये तीसरा मेथड है जिसको हम सर्जिकल मेथड कहते हैं। और इसमें जो है सर्जरी होगी, हम कट लगाएंगे, स्किन के ऊपर ब्लड आएगा, तो ये ब्लड लेस कास्ट्रेशन नहीं है, ये इसमें क्या है, खून आएगा सर्जिकल मेथड के अंदर। ब्लड लेस कास्ट्रेशन कौन सा है, जो पहला हमने पढ़ा, बर्डिजो मेथड। ठीक है, इसके अलावा जो रबर बैंड मेथड है वो भी ब्लड लेस कास्ट्रेशन का ही प्रकार है, लेकिन सामान्यतः जब पूछा जाता है तो उसी से संबंधित ही ज्यादा आपको सवाल जो है वो मेथड ही, जो बर्डिजो मेथड है उसी का ही आपको टारगेट रखना है। ठीक है, तो ये बधियाकरण के तरीके हैं जिनकी सहायता से हम वृषण को या तो सुखा देते हैं, उसकी ब्लड आपूर्ति को घटा देते हैं, या काट कर उनको हटा दिया जाता है। इसको हम बोलते हैं बधियाकरण। ठीक है, इसके पश्चात हम बात करें, अगला जो हम मैनेजमेंटल जो प्रैक्टिस है उसके बारे में हम देखें तो जैसे कई बार क्या होता है, बछड़ियों में आप देखते हो कि 4 की बजाय 6 या 8 टीट्स हो सकते हैं। ठीक है, तो कुछ जो है एक्स्ट्रा टीट्स जो है वो इनके अंदर होते हैं, उन टीट्स को हटा दिया जाता है शुरुआत के अंदर। जब छोटी होती है बछड़ियाँ उसी समय जो एक्स्ट्रा टीट्स होते हैं, जैसे कि सामान्यतः जैसे मान लो ये बछड़ी, अब हम देखें बछड़ी, ये एक बछड़ी है, यहाँ पे इस भाग के अंदर क्या होंगे, 4 टीट्स होने चाहिए, ऐसे 4 थन होने चाहिए। लेकिन कई बार क्या है, यहाँ पे एडिशनल 2 थन इस प्रकार से यहाँ पे पीछे की ओर यहाँ और होंगे, या यहाँ पे आगे और होंगे।
तब हम क्या करते हैं, इन जो एक्स्ट्रा टीट्स हैं इनको सर्जरी के द्वारा इनको हटा देते हैं, ठीक है। इनको कट लगाया और हटा दिया जाता है। तो ये एक्स्ट्रा टीट्स भी हम हटाना, ये भी एक मैनेजमेंटल कंडीशन है। तो जब भी हम जिन बछड़ियों को हम आगे पालने की सोच रहे हैं, उन बछड़ियों का हमें देख लेना चाहिए कि भाई उसके अगर कोई एक्स्ट्रा टीट्स है, एक्स्ट्रा कोई संरचना है, टीट की संरचना है, तो उसको शुरुआत में ही क्या होता है कि उसको काट कर हटा दिया जाता है, ठीक है। इसके अलावा काफ की और क्या देखभाल कर सकते हैं आप, ठीक है। तो काफ की और देखभाल करने के लिए उसकी बीमारियों से रोकथाम आवश्यक है। और कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि कंटेजियस होती हैं, यानी संक्रामक बीमारियां हैं, एक के अंदर आ गई तो सब के अंदर आ जाती हैं। उन बीमारियों की रोकथाम के लिए उनके लिए टीके बने हुए हैं, वैक्सीन बने हुए हैं, और वो वैक्सीन जो है वो पहले ही लगा दिए जाते हैं ताकि वो बीमारी बाद में ना हो। जैसे कि कौन कौन सी बीमारियों के हैं, एक तो जैसे हम देखेंगे थिलेरियोसिस। थिलेरियोसिस ये एक प्रोटोजोल बीमारी है, और इसकी वजह से जो क्रॉस ब्रीड काऊ है उनके बछड़े बछड़ियों में बहुत ज़्यादा ये होने की संभावना रहती है, ठीक है। और इस वजह से उनकी मृत्यु भी हो सकती है, अगर हम उन्हें सही समय पे उपचार नहीं मिलता है तो मृत्यु हो सकती है। तो ये जो है 2 माह की उम्र के ऊपर ये आप थिलेरियोसिस का जो टीका है वो हमें उसको लगा सकते हैं। थिलेरियोसिस का टीका मेल फीमेल दोनों काफ्स को जो है वो दिया जा सकता है, और ये फिर इसको ईयरली जो है इसको रिपीट किया जा सकता है, ठीक है। इसको रिपीट जो है वो ईयरली हम कर सकते हैं। तो 2 माह की उम्र पे थिलेरियोसिस जो बीमारी है उसका हम टीका जो है उसको लगा सकते हैं। इसके अलावा कुछ और जो संक्रामक बीमारियां हैं, जैसे FMD एक बीमारी होती है, फुट एंड माउथ डिजीज। फुट एंड माउथ डिजीज, ये जो बीमारी है, इस बीमारी के टीके भी जो है 3 से 4 माह की उम्र के पश्चात लगाए जा सकते हैं, ठीक है। इस बीमारी में क्या होता है, ये वायरल बीमारी, एक विषाणु जनित रोग है, और इसमें जैसे नाम से स्पष्ट है फुट एंड माउथ, यानी पैरों में मुंह के अंदर छाले हो जाते हैं, ठीक है। और उस वजह से पशु चढ़ना कम कर देता है, बुखार रहती है, और जो छोटे जो बछड़े हैं बछड़ियां हैं उनके अंदर मृत्यु भी इसकी वजह से हो सकती है, ठीक है। तो 3 से 4 माह की उम्र पे ये लगाते हैं, और इसको हाफ ईयरली यानी हर 6 महीने से इसका जो टीका है वो रिपीट करना चाहिए, ठीक है, FMD। इसके अलावा एक रोग है जिसका नाम है BQ, इसको हम बोलते हैं ब्लैक क्वार्टर, लंगड़ा बुखार। तो ये भी 6 माह की उम्र के बाद में लगाया जा सकता है, 6 माह की उम्र के पश्चात लगाया जा सकता है, और इसको भी जो एनुअली ईयरली जो है इसको रिपीट किया जा सकता है, ठीक है। BQ ब्लैक क्वार्टर, ये बीमारी क्या है, जैसे नाम से स्पष्ट है, लंगड़ा बुखार। इसमें क्या होगा, टेम्परेचर रहेगा हाई रहेगा, और किसी जो एक पैर के अंदर और सामान्य पीछे की जो मांसपेशियां, जो बड़ी मांसपेशियां हैं उनमें ये ज़्यादा अफेक्टेड होता है, और वो मांसपेशियां जो हैं वो उनमें स्वेलिंग आ जाएगी, लंगड़ापन आ जाएगा, और वहाँ पे जो क्रीपिटेटिंग साउंड है वो आपको फील होती है। ये ब्लैक क्वार्टर, ये आगे आप मेडिसिन के अंदर पढ़ेंगे इनके बारे में। इसके बाद में एक जो बीमारी है HS, हेमरेजिक सेप्टिसीमिया। हेमरेजिक सेप्टिसीमिया, हेमरेजिक सेप्टिसीमिया में क्या होता है कि आंतरिक जो है अंगों के अंदर रक्त स्राव, हेमरेज स्टार्ट हो जाता है, और साथ ही साथ क्या होता है इसमें सेप्टिसीमिया, यानी जो जीवाणु है उसका अंदर ही अंदर क्या होता है फैलाव हो जाता है, रक्त में पूरे जीवाणु का फैलाव हो जाता है, और जो आंतरिक अंग है वहाँ पे ये हेमरेज पैदा करता है। साथ ही साथ इससे क्या होता है, गले के अंदर, गले वाले भाग के अंदर वहाँ पे लिफ्ट एंड स्वेलिंग हो जाएंगे, गला जो है वहाँ पे सूजन आ जाती है, सांस आने में तकलीफ होती है, और इस वजह से मृत्यु हो सकती है, तेज बुखार रहेगा। तो इसका भी जो है 6 माह की उम्र के ऊपर टीका लगाया जा सकता है। इसको भी बाद में हर साल जो है बार इसको रिपीट किया जा सकता है, ठीक है, ईयरली इसका रिपीटेशन किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त हम बात करें एंथ्रेक्स,
ठीक है। ये भी एक जीवाणु जनित रोग है और इसमें भी हाई टेम्परेचर रहेगा, ठीक है, और इसमें भी जो ब्लीडिंग है वो स्टार्ट हो जाती है। ये भी जो 6 माह के ऊपर इसका टीका जो है वो लगाया जा सकता है और ये भी ईयरली इसको रीवैक्सीनेशन, इसका जो रिपीटेशन है वो किया जा सकता है, ठीक है। इसके अतिरिक्त बात करें हम, एक जो बीमारी होती है ब्रूसेलोसिस, ये भी एक जीवाणु जनित रोग है और इसका जो है 6 से 9 माह की उम्र में और सिर्फ किस में दिया जाता है, ये फीमेल का। और इसका भी कौन सा स्ट्रेन है ये भी ध्यान रखना आपको, C19 स्ट्रेन, उसका जो ये वैक्सीन आता है, C19 स्ट्रेन का वैक्सीन आता है। और ये जो वैक्सीन है 6 से 9 माह की उम्र में, और जो फीमेल काफ्स होती हैं सिर्फ उन्हीं में ही दिया जाता है और ये एक ही बार ये जो है वो दिया जाता है, रिपीटेशन इसका नहीं है, ठीक है। सिंगल डोज ही इसकी सफिशिएंट होती है, एक ही बार दिया जाएगा। तो ये विभिन्न प्रकार के कुछ रोग हैं जो संक्रामक रोग हैं और जिनका बहुत ही अधिक हर्ट के ऊपर प्रभाव पड़ता है, ठीक है, और एक से दूसरे पशुओं के अंदर ये फैल सकते हैं और उत्पादन को भी काफ़ी ज़्यादा प्रभावित करते हैं, कई बार मृत्यु का कारण भी ये बनते हैं। इसलिए इन बीमारियों से बचाव के लिए पहले ही टीके लगा दिए जा सकते हैं, जैसे 2 माह की उम्र पे, 4 माह की उम्र पे, 6 माह की उम्र पे, 6 से 9 माह की उम्र पे, यहाँ पे इसी उम्र के ऊपर इनको टीके लगा दिए जाते हैं। और फिर जैसे ही इनकी आवश्यकता पड़ती है 1 वर्ष के पश्चात इनको वापस जो है एनुअली जो इनकी डोज है, रीवैक्सीनेशन का जो शेड्यूल है वो इनका अपनाया जाता है, ठीक है। तो ये वैक्सीनेशन के बारे में है कि किस प्रकार से आप जो नवजात हैं उनको वैक्सीनेट जो है वो कर पाते हैं, ठीक है। अब जो काफ 6 माह की उम्र के पश्चात जो मेल काफ हैं उनको अलग रखा जाता है और फीमेल जो काफ हैं उनको अलग रखा जाता है और मेल काफ को अलग रखा जाता है, ठीक है। जो फीमेल काफ हैं उनमें से जिन जिन को हमें तैयार करना है आगे की जो भविष्य की गायों के लिए अपने डेयरी फार्म की, उनका चयन करके और उनकी स्पेशली देखभाल उनकी की जाती है। जितने भी मान लो 100 फीमेल काफ थी उनमें से हमें जैसे 70 या 80 काफ का चयन करके और उनकी अलग से उनकी देखभाल जो है वो की जाती है। इसी प्रकार जो मेल काफ है उनमें से आपको 100 में से आपको 2 या 3 जितने भी जो प्रजनन योग्य रखने हैं, आपको बुल किसके लिए, ब्रीडिंग के लिए जो बुल रखने हैं उनका चयन किया जाता है। और बाकी जो है रेस्ट जितने भी हैं, जैसे मान लो 97 से 98 जो बच्चे हैं उनको हम क्या कर देते हैं, उनका कास्ट्रेशन कर दिया जाता है, ठीक है, उनका बधियाकरण कर दिया जाता है। और जो मेल काफ ब्रीडिंग के लिए तैयार करने उनकी अलग से देखभाल की जाती है, ठीक है। तो इनका हम आगे अब नेक्स्ट जो है वो पढ़ेंगे कि जो यहाँ जो फीमेल काफ हैं जो 1 वर्ष से ऊपर हो जाएंगे, जिनको हम कहेंगे हीफर काफ, उनको जिनको ब्रीडिंग के लिए तैयार करना है उनकी कैसे देखभाल की जाती है और ब्रीडिंग के लायक जो बुल हैं उनकी देखभाल जो है वो किस प्रकार से हमें करनी है उसके बारे में हम देखते हैं नेक्स्ट। तो पहले हम जो देखते हैं हीफर जो है, हीफर काफ है, उसका कैसे हम क्या देखभाल करते हैं। हीफर की देखभाल एवं प्रबंधन। हीफर जो है वो 1 वर्ष से बड़ी होगी, ठीक है, और उसको हम प्रजनन के काम में लेंगे। ऐसी जो फीमेल काफ है उसको हम हीफर कहा जाता है उसको, ठीक है। हीफर काफ से आपको ये क्या भविष्य की गाय है, आपके डेयरी फार्म की भविष्य की गाय है, इसलिए इसकी देखभाल व प्रबंधन करना बहुत ही आवश्यक होता है, ठीक है। तो वह माता जो ब्याई हुई न हो तथा 1 वर्ष से
अधिक उम्र की, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, हीफर काफ उसको कहा जाता है। अब हीफर के अंदर क्या होता है, जैसे जैसे उसका बॉडी वेट गेन होगा और उसकी मेच्योरिटी एज आएगी, और ये क्या होती है, ईस्ट साइकिल में आती है। और किसके पश्चात, इसके बारे में हमने पढ़ा था, प्यूबर्टी के पश्चात, प्यूबर्टी यौवनारंभ। जैसे जैसे ही फरकाफ बड़ी होती जाती है, ठीक है, तो उसमें एक निश्चित उम्र के बाद में उसके जो लैंगिक अंग हैं वो क्रियाशील हो जाते हैं। लैंगिक अंग यानी जो जन्नांग है, अंडाशय, गर्भाशय, उनमें कुछ परिवर्तन होने लगते हैं, और ये परिवर्तन एक निश्चित समय के बाद में दोहराए जाते हैं, और इस पूरे चक्र को ईस्ट साइकिल कहते हैं। तो वो उम्र जिसके ऊपर ये लैंगिक अंग क्रियाशील हो जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, यौवनारंभ की उम्र कहते हैं, ठीक है। तो ये दोनों के अंदर ही होगा, लेकिन हम यहाँ पे एक बार मादा पशु के बारे में देख रहे हैं। तो मादा पशु में जीवन काल की वह अवस्था, उम्र या अवस्था जिस पर लैंगिक अंग क्रियाशील हो जाती है, तथा युग्मकों का निर्माण शुरू हो जाता है। युग्मकों का निर्माण शुरू हो जाता है, तो वह अवस्था क्या कहलाती है, प्यूबर्टी कहलाती है, ठीक है। तो जिस उम्र के ऊपर लैंगिक अंग क्रियाशील हो जाते हैं और युग्मक, युग्मक यानी जो मादा की अगर बात करें मादा पशुओं में तो अंडाणु, अंडाणुओं का निर्माण चालू हो जाता है, और लैंगिक अंगों में कुछ चक्रीय परिवर्तन शुरू हो जाते हैं, वो क्रियाशील हो जाते हैं, उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं, प्यूबर्टी कहते हैं। तो वह अवस्था क्या कहलाती है, प्यूबर्टी की अवस्था कहलाती है। और मादा पशुओं में क्या होता है, प्यूबर्टी के पश्चात क्या उनके लैंगिक अंगों में चक्रीय परिवर्तन शुरू हो जाते हैं, जिसको हम एक नाम देते हैं उस चक्र को, ईस्ट्रस चक्र। ये ईस्ट्रस चक्र जो है वो शुरू हो जाता है। मादा पशुओं में क्या है, ईस्ट्रस चक्र वो शुरू हो जाता है, ठीक है। तो जो मादा पशु हैं, जो पहली बार जब उनमें हीट की साइकिल स्टार्ट होगी, उसके बाद हम मेटिंग करवाते हैं, पशु ज्ञापिन ठहरेगा, तो पहले जो प्यूबर्टी की एक एज आएगी, उसके बाद में ही ये सारी क्रियाएं जो है ईस्ट्रस चक्र शुरू होना, ज्ञापिन ठहरना, ये आएगी। तो ये प्यूबर्टी की एक एज आती है, यौवनारंभ की उम्र, और ये एक अलग अलग पशुओं के अंदर निश्चित, लगभग निश्चित उम्र होती है कि इस उम्र के अंदर ये जो बछड़ी है वो यौन की उम्र तक पहुंच जाती है, यानी उसमें प्यूबर्टी की एज जो है वो आ जाएगी। लेकिन उस उम्र के साथ साथ उसका बॉडी वेट भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि हम किसी भी बछड़ी को ब्रीडिंग के प्रजनन उसका करवाना चाहते हैं, तो लगभग उसका 2 क्विंटल, 2 से 2.5 क्विंटल वजन होना चाहिए, तभी हम उसे हमें ज्ञापिन करवाना चाहिए, ठीक है। यानी उसकी जो मेटिंग है वो ब्रीडिंग में तभी काम में लेना चाहिए जब उसका जो वजन है वो 2 से लेकर 2.5 क्विंटल के मध्य हो जाए। और ये कैसे होगा, यदि हम उसका पोषण सही रखेंगे, उसकी वृद्धि सही होगी, तभी वो जल्दी प्यूबर्टी की एज में आएगी। प्यूबर्टी की एज के ऊपर उसका जो बॉडी वेट है वो सही मिलने पे ही हम उसकी ब्रीडिंग करवा पाएंगे। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जब प्यूबर्टी की उम्र आए तो पशु जो है वो हेल्दी और पूर्णतया उसकी वृद्धि जितनी चाहिए उतनी वृद्धि हो चुकी है। इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है कि जो हीफर है उसकी अलग से हमें देखभाल और उसके पोषण का पूरा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो पोषण के बारे में हम इसकी चर्चा करेंगे। पहले हम इसको देखते हैं कि ये ईस्ट्रस चक्र जो है वो क्या होता है, इसके बारे में हम देखेंगे ईस्ट्रस चक्र क्या होता है। तो ये हम नेक्स्ट कल की क्लास में देखते हैं ईस्ट्रस चक्र के बारे में, हीफर के बारे में कल देखते हैं हम कि ईस्ट्रस चक्र क्या होता है, किस किस अवस्थाओं से ये जो लैंगिक अंग जो है उनके अंदर क्या क्या परिवर्तन होते हैं, और युग्मकों का किस प्रकार से निर्माण होता है, क्या क्या बाह्य जो परिवर्तन है, जैसे रंभाणा है,
आपका जो बालू देना है, वो जो क्रियाएं होती हैं वो किस प्रकार से जो इनके अंदर होती हैं, इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।